Hello students, how are you? I am Ratish Kumar and today I am going to discuss a new topic named development. It is chapter number 1, class 10, economics. I am going to discuss economics topic. Chapter name is development and it is very interesting topic. Since so many years we have listened the word development, and many people have different type of expectation from development. Government have different type of uh, expectation, people have different type of expectation, and all these things leads to confrontation of people and government, confrontation of different member of society. मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अभी जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो डेवलपमेंट है. उस टॉपिक का नाम डेवलपमेंट है. दिस इज़ द टॉपिक, चैप्टर 1, इकोनॉमिक्स. टॉपिक इज़ डेवलपमेंट. सो सिंस मेनी ईयर्स, बहुत सालों से ये वर्ड हम लोग सुनते आ रहे हैं कि डेवलपमेंट, विकास. लेकिन सब सरकार ने अपने तरीक़ा से विकास किया या एक प्लान बना, डेवलपमेंट का प्लान बना, और प्लानिंग कमीशन वगैरह जैसे हम लोग के देश में बना, सब विकास ही मेन एम था, डेवलपमेंट मेन एम था. लेकिन ऐसा देखने को मिला कि सारे लोगों को सेम डेवलपमेंट गोल नहीं था. सारे लोगों का सेम डेवलपमेंट गोल नहीं था. कुछ लोगों का जैसे जो डेवलपमेंट गोल है वो दूसरे से अलग है. लेकिन जब तक हम लोग इस चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे हम लोग को ये नहीं समझ में आएगा कि आखिर डेवलपमेंट गोल क्या है. हम लोग को ऐसा लगता है जैसे पहले की भी सरकार थी या आज भी हो सकता है कि ये सरकार है या कोई भी सरकार हो, किसी भी देश की सरकार है, उसको ये नहीं समझ में आता है कि विकास आखिर है क्या. ये चैप्टर अपने आप में, जैसे मैंने जब इस चैप्टर को जब देखा, समझा, तो मुझे एक अलग सा मतलब आत्मज्ञान मिला इस चैप्टर से, और एक तरह का एक सोच बना कि डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए. आखिर क्यों कुछ लोग डेवलपमेंट से नाराज है, क्यों कुछ लोग नक्सलाइट बन गए. एक तरफ विकास हो रहा है, शहर में विकास हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग इस विकास से प्रॉब्लम में आ गए. उन लोगों को अपना खेत छोड़ना पड़ गया. अगर आप इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो हो सकता है किसान आपसे परेशान हो गए. अगर हो सकता है आप डैम बना रहे हैं तो जंगल वाले लोग, जो जंगली लोग हैं, जो ट्राइबल्स है, वो लोग को उससे परेशानी हो जाएगा. तो डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए और डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सा क्राइटेरिया कंसिडर करना चाहिए, इस चैप्टर में पढ़ के ये बात समझ में आएगा. और ये चैप्टर सिर्फ क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जो बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं. मुझे तो कहना है कि ये सभी लोग इस बात को पढ़े समझे. यहाँ तक कि जो नेशनल पॉलिसी बनाने वाले हैं, हमारे मिनिस्टर्स है, हमारे और सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन लोगों को इस बात को समझना चाहिए. आखिर समाज में क्यों नक्सलाइट है, समाज में कुछ लोग क्यों विद्रोह कर रहे हैं, कुछ लोग क्यों असंतुष्ट है, कुछ तो कारण होगा. आखिर इसका मतलब है कि आपकी डेवलपमेंट प्लान सही नहीं रही है, आपने इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट नहीं किया है. आपने डेवलपमेंट का मतलब समझ लिया कि बस खाली इंडस्ट्री लगा दो, फैक्ट्री लगा दो तो डेवलपमेंट हो गया, नेशनल इनकम बढ़ा दो तो डेवलपमेंट हो गया. जी नहीं, इस चैप्टर से एक आई ओपनर चैप्टर है. तो सबसे पहले हम लोग डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट का मतलब क्या है. तो एक नॉर्मल आदमी यही बोलेगा ना कि डेवलपमेंट का मतलब होता है कि विकास, मतलब पहले वाले सिचुएशन से और बेटर हो जाना. अब जैसे कि किसी घर में पहले एक टूटा फूटा चौकी था, वहाँ पे बाद में पलंग खरीदा गया. वहाँ पे एक टूटा फूटा सोफ़ा था, वहाँ बड़ा बड़ा दीवान लग गया, बड़ा बड़ा सोफ़ा लग गया. और वहाँ पे एक कूलर भी नहीं था, वहाँ एसी लग गया. तो इसका मतलब वहाँ डेवलपमेंट हो गया. नॉर्मल तो ये लोग यही समझेगा. किसी क्लासरूम में स्मार्ट क्लास बन गया, बोर्ड लग गया बड़ा बड़ा,
वो डेवलपमेंट हो गया वहाँ। लेकिन ये डेवलपमेंट का परिभाषा या सोच बहुत संकीर्ण है। इट इज़ अ नैरो सेंस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट जब आप कंट्री के लिए जब आप सोच रहे हैं, एक सोसाइटी का डेवलपमेंट सोच रहे हैं, तो आपको कुछ बात को समझना पड़ेगा, और ये बात आपको इस चैप्टर से बहुत हद तक क्लियर होगा। पहले आपको एक बात समझना पड़ेगा डेवलपमेंट जानने के लिए कि डिफरेंट पीपुल हैव डिफरेंट टाइप ऑफ गोल्स। अलग अलग लोगों का अलग अलग गोल होता है। पहले की सरकार, जो भी सरकार आई थी, मैं ये नहीं कहूँगा किसी भी पार्टी की सरकार थी, उसने ये बात को नहीं समझा, चाहे वो कोई भी, चाहे किसी भी देश में हो। समस्या कहाँ खड़ा हुआ, इनइक्वालिटी कैसे आया, जब डेवलपमेंट की कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आई लोगों को। यहाँ तक कि पॉलिसी बनाने वाले लोग जो पॉलिसी बनाते थे, चाहे वो योजना आयोग था, प्लानिंग कमीशन हो, चाहे कोई भी हो, वो लोग डेवलपमेंट को कभी नहीं समझ पाए, और उन्होंने एक तरफा विकास कर दिया, जिसके वजह से एक तरफ तो विकास दिख रहा है, दूसरी तरफ लोग परेशानी में चले गए। इसको जानने के लिए पहले चीज़ हम लोगों को समझना पड़ेगा कि डिफरेंट पीपुल हैव डिफरेंट टाइप ऑफ गोल्स। सी व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस, व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस, डेवलपमेंट क्या प्रॉमिस करता है। तो ये बात जानने के लिए हम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, अलग अलग लोगों का अलग अलग गोल होता है। जैसे ये जानना है आपको कि जैसे कि मान लीजिए कि एक लैंडलेस लेबरर है, एक ऐसा मजदूर है जो कि इसके पास लैंड नहीं है, उसके लिए क्या डेवलपमेंट गोल होगा? उसका डेवलपमेंट गोल क्या हो सकता है अपने ही उसके हिसाब से क्या होगा? उसके लिए डेवलपमेंट गोल यही होगा कि उसको डेली एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, क्योंकि वो लैंडलेस लेबरर है, उसको सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो उसको डेली का वर्क मिल जाए, या कम से कम मिनिमम एक गारंटीड वर्क मिल जाए। उसको इक्वालिटी चाहिए, समाज में उसको इक्वल स्टेटस मिले, उसको राइट्स मिले, उसके लिए ये गोल है। उसको एजुकेशन में एक्सेस मिले, उसके बच्चे को एजुकेशन मिले, ये सारी चीज़ उसके लिए गोल है। वो बेसिक चीज़ ही उसके लिए डेवलपमेंट गोल होगा। लेकिन अगर एक रिच फार्मर है पंजाब का या कहीं का, कोई बहुत रिच फार्मर है, उसका डेवलपमेंट गोल क्या होगा? उसका डेवलपमेंट गोल इससे अलग होगा। उसका डेवलपमेंट गोल होगा कि उसको सरकार की तरफ से मैक्सिमम मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले, जिसको एमएसपी बोलते हैं। उसको चाहिए मैक्सिमम सब्सिडी चाहिए, क्योंकि वो उसका टारगेट है कि वो अपने बच्चों को अब्रॉड भेजे, विदेश में पढ़ाए। उसकी टारगेट है कि वो बड़ा बड़ा मतलब और ज़्यादा खेत खरीद ले, ट्रैक्टर खरीद ले। उसका डेवलपमेंट गोल अलग है। एक इंडस्ट्रियलिस्ट का जो इंडस्ट्री चला रहा है, उसका डेवलपमेंट गोल क्या होगा? उसका डेवलपमेंट गोल है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्री लगा दे। धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी, चाहे टाटा, चाहे बिरला, किसी को भी आप ले सकते हैं। उसकी गोल होगी कि भाई मेरे लिए डेवलपमेंट का मतलब है कि मैक्सिमम इंडस्ट्री लगाए और ज़्यादा शेयर मेरे खरीद ले और बिलियनर बन जाए, ट्रिलियनर बन जाए। लेकिन एट द सेम टाइम जहाँ वो इंडस्ट्री लगा रहा है, तो कहीं ना कहीं तो ज़मीन चाहिए, और जिस जगह पे जमीन इंडस्ट्री लगा रहा है, वहाँ के किसान का डेवलपमेंट गोल क्या है? वहाँ के किसान का डेवलपमेंट गोल है कि उसको लैंड उसकी बची रह जाए, उसको खेती करना है, उसकी लैंड कोई छीने नहीं, एक्वायर नहीं करे। तो अगर किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को डेवलपमेंट के नाम पे लैंड दे दिया जाए, कोई बहुत बढ़िया एरिया का लैंड, चाहे वो मान लीजिए कि एग्रीकल्चर लैंड है, चाहे बंगाल का, बिहार का, किसी भी जगह का, वहाँ के फार्मर अफेक्टेड हो जाए, वहाँ पे इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बना दिया जाए, तो वहाँ के फार्मर के लिए वो डेवलपमेंट नहीं है, वो उसके लिए डिस्ट्रक्शन है। और दूसरी तरफ टाटा मोटर्स के लिए या अंबानी के लिए या किसी और के लिए जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसके लिए डेवलपमेंट है। तो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स, एंड सम टाइम गोल्स आर कन्फ्लिक्टिंग विथ ईच अदर। एक का गोल दूसरे को कन्फ्लिक्ट भी करता है। अब मान लीजिए कि होटल वाला है, ओबेरॉय ग्रुप का मालिक,
या ताज ग्रुप का मालिक, उसका डेवलपमेंट गोल है कि मैं भारत के हर शहर में 5 स्टार होटल बना दूँ, वर्ल्ड के सभी जगह बनाओ और इंडिया के भी सारे जगह पे बड़े बड़े शहरों में बड़ा बड़ा 5 स्टार होटल। लेकिन अब उसको 5 स्टार होटल बनाने के लिए उसको ज़मीन चाहिए, और वो ज़मीन उसको हो सकता है किसी स्लम एरिया को हटा करके ज़मीन मिले, तो उसकी जो डेवलपमेंट गोल होगी वो स्लम एरिया में रहने वाले लोगों के डेवलपमेंट गोल से टकराएगी, क्योंकि उसको जगह खाली करना पड़ेगा। तो एक तरफ आप वन साइडेड अगर देख रहे हैं कि आप इंडस्ट्री लगाए जा रहे हैं, आप होटल के लिए दिए जा रहे हैं, आप इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं, आप बड़े बड़े लैंड दे रहे हैं इस नाम पे, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के नाम पे, लेकिन दूसरे साइड उससे किसको नुकसान हो रहा है? आपके किसान को नुकसान हो रहा है, आपके ट्राइबल को नुकसान हो रहा है। ट्राइबल के जंगल में बड़ा बड़ा डैम बना रहे हैं, ट्राइबल का जो गांव है वो डूब रहा है। तो ये डेवलपमेंट सही नहीं होगा। डेवलपमेंट अगर आपको करना है तो आपको मिक्स ऑफ फैक्टर देखना पड़ेगा, आपको दो बात समझना पड़ेगा। पहला बात यह है कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स, और दूसरा बात यह है कि गोल्स ऑफ वन पीपल कन्फ्लिक्ट्स विद गोल्स ऑफ अदर पीपल। मतलब अलग अलग लोगों का अलग अलग उद्देश्य है, गोल है, ऑब्जेक्टिव है, और एक का जो एम है या गोल है वो दूसरे के गोल को नुकसान करता है। ये बात आपको मानना पड़ेगा। और उसके बाद फिर आप अपना एक नेशनल डेवलपमेंट प्लान बना सकते हैं, जिसमें कि आपको सभी ग्रुप को देखते हुए आप कहीं भी एक्सट्रीम नहीं कीजिए। देयर शुड बी नो इम्बैलेंस इन योर डेवलपमेंट प्लान। Goals of each and every individual should be considered in formulation of national development plan. जब पूरे देश का डेवलपमेंट प्लान बना रहे हैं तो आपको सिर्फ अंबानी, टाटा, बिरला या फिर ताज ग्रुप के मालिक या फिर ओबेराय ग्रुप के मालिक या फिर बड़े बड़े बिजनेसमैन, इनके को देखना नहीं है, आपको सबको देखना है। या बड़े बड़े फार्मर को आप सिर्फ देख रहे हैं, आपको सबको देखना है, और ये देखना है कि किसी का भी आपके डेवलपमेंट प्लान में कन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा हो। अगर कन्फ्लिक्ट हो रहा हो तो आपके प्लान में ऐसा पॉसिबिलिटीज़ होनी चाहिए कि उसका आपको रेमेडी देना चाहिए। अब जैसे आप अगर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं तो किसान का आप लैंड ले रहे हैं, तो पहला आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए कि आप एग्रीकल्चर लैंड मत एक्वायर कीजिए, आप बैरन लैंड पे बनाइए। ये नहीं कि आंख मूंद के अलॉट कर दिए जैसे पहले होते आया था। अब जहाँ पे खेती हो सकता था, अच्छा खासा प्रोडक्शन होता क्रॉप का, वहाँ पे आपने बड़ा बड़ा इंडस्ट्री बना दिया, वो गलत किया आपने। आपने राइस के बड़े बड़े जो फार्म हैं वहाँ पे आपने माइनिंग के लिए दे दिया। नहीं, आपको बढ़िया से आपका प्लान ऐसा होना चाहिए कि आप देख करके आप किसी भी जगह को एलोकेट कीजिए और कोशिश कीजिए कि इससे दूसरे को नुकसान नहीं हो रहा हो। और सेकंड थिंग क्या है कि अगर नुकसान हो रहा हो, अगर ये बहुत ज़रूरी है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है और लैंड एक्वायर करना है, तो फिर रीलोकेशन का आपको फैसिलिटी देना होगा। ये नहीं कि एकदम आंख मूंद के कर दिए और उससे जो अफेक्टेड हो गया उसके बारे में आप नहीं सोच रहे हैं। तो आपको डिफरेंट पीपल के बारे में, गोल के बारे में ध्यान देना होगा, और उसके बाद कन्फ्लिक्टिंग गोल को समझना पड़ेगा कि गोल कन्फ्लिक्ट कर रहा है। अगर कन्फ्लिक्ट कर रहा है तो आपको उसका एक प्लान रखना पड़ेगा, ताकि जिसको एक डेवलपमेंट की वजह से किसी दूसरे को अगर प्रॉब्लम हुआ, नुकसान हुआ, तो फिर उसको आप रीलोकेट कीजिए, रिहैबिलिटेट कीजिए, उसको आप फाइनेंशियल असिस्टेंस दे करके उसको वो नुकसान पूरा कीजिए। तो अगर ये प्लान लेके अगर हम लोग एक कंट्री में 1947 के बाद से चला होता, लोग गवर्नमेंट चली होती, तो आज नक्सलाइट नहीं होता, आज इतना इनइक्वालिटी ही नहीं होता। तो नेशनल डेवलपमेंट प्लान इस तरह से बनाया जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ बात समझना है, जैसे कि ये बात आपको समझना है कि डेवलपमेंट गोल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सन्स, अलग अलग लोगों का डेवलपमेंट गोल्स। तो लैंडलेस रूरल लेबरर्स का क्या डेवलपमेंट गोल है, प्रॉस्पेरस फार्मर पंजाब का क्या है, जैसे मैंने बताया। रिच अर्बन फैमिली की गर्ल, उसके लिए गोल अलग हो सकता है।
आदिवासी के लिए नर्मदा वैली में रहने वाले का गोल अलग होगा। ये सब मैंने अभी आपको समझाया। तो ये सब देख करके आप एक टेबल जो बुक में दिया हुआ है फुल कर सकते हैं कि जो फार्मर डिपेंड करता है सिर्फ रेन पे, क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए सिर्फ रेन पे जो डिपेंड करता है, उसका डेवलपमेंट गोल क्या होगा। उसकी डेवलपमेंट गोल यही होगी कि उसको इरिगेशन फैसिलिटी दिया जाए, उसको मैक्सिमम फ्री में ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ ट्यूबवेल लगाया जाए। ये सब रूरल वुमेन फ्रॉम ए लैंड ओनिंग फैमिली, अगर कोई लैंड ओनिंग फैमिली की रूरल औरत है तो उसका डेवलपमेंट गोल क्या होगा। उसका डेवलपमेंट गोल होगा कि उसको इक्वालिटी मिले, क्योंकि गांव में औरत लोगों को इक्वालिटी नहीं है। लैंड ओनिंग फैमिली में ज़्यादातर डिस्क्रिमिनेशन है, तो इक्वालिटी मिले, इक्वल एजुकेशन मिले, अपने भाई की तरह फ्रीडम मिले। अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ का क्या है, उसको जॉब मिले। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग डेवलपमेंट गोल है। और आप जब भी ऐसा कोई ये करते हैं, नेशनल डेवलपमेंट प्लान वगैरह कुछ भी बनाते हैं या ऐसा कोई भी, तो अलग अलग आपको सभी गोल को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लिखिए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेवलपमेंट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेवलपमेंट, or the development goal, what do you understand by development, or do the development goal are same for each person, do the development goal are same for each person, should only one aspect of development be considered for formulating the development policies। this question, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं। क्या डेवलपमेंट गोल सभी का एक ही है, समाज के सारे वर्ग का डेवलपमेंट गोल एक ही है। क्या केवल एक ही एस्पेक्ट डेवलपमेंट को कंसीडर करना चाहिए। अगर डेवलपमेंट पॉलिसी बनाना है, अगर पॉलिसी बनाना है डेवलपमेंट के लिए, तो क्या सिर्फ एक ही एस्पेक्ट को ध्यान देना चाहिए कि अलग अलग एस्पेक्ट को ध्यान देना चाहिए। ये सारी बात इस क्वेश्चन में, ये बात आपको समझना है। और इसके साथ आपको कुछ और बातें हैं जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। इनकम एंड अदर गोल्स, इनकम एंड अदर गोल्स। तो एक बात अक्सर देखने को मिलता है कि डेवलपमेंट में क्या क्या गोल हो सकता है, डेवलपमेंट के लिए क्या क्या गोल हो सकता है। तो डेवलपमेंट के लिए जो गोल होगा, ये देखिए, जैसे ये है इनकम एंड अदर गोल्स। सो टू थिंग्स आर क्वाइट क्लियर। दो बात समझ में आया अभी हम लोग जो पढ़े हैं। इनकम एंड अदर गोल्स तो भी हम लोग पढ़ेंगे ही, लेकिन दो बात जो क्लियर हुआ वो है डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, मतलब अलग अलग लोगों का अलग अलग डेवलपमेंट गोल होता है। और दूसरी बात क्या समझ में आया कि व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर, मतलब कुछ के लिए जो डेवलपमेंट है हो सकता है वो दूसरों के लिए डेवलपमेंट नहीं हो, और ये भी हो सकता है कि वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव हो जाए, डेवलपमेंट ना हो करके डिस्ट्रक्टिव हो जाए। जैसे यहाँ पे आप फोटो देखिए, ये कार वाला जो चला जा रहा है और ये एक औरत है जो एक गरीब है, बैठी है टेबल के नीचे। तो दोज पीपल डोंट वांट टू डेवलप, ये अपना बोलते हुए जा रहे हैं कार वाले कि ये लोग डेवलप होना नहीं चाहते हैं। तो इनकी थिंकिंग अलग है, ये नहीं समझ पा रहे कि ये लोग क्या है, इन लोगों को क्या चाहिए। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। आपके डेवलपमेंट प्लान में सभी को लेके चलना है और आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए कि आपको सभी को देखना है। अब हम लोग को देखना है कि डेवलपमेंट में क्या क्या गोल बनाना है। अगर हम लोग डेवलपमेंट को गोल बनाना है तो क्या क्या बनाना है। तो पहले क्या था कॉन्सेप्ट सरकार की, जो भी गवर्नमेंट होती थी ज़्यादातर सभी देश में, कि इनकम को ही मेन गोल मान लिया जाता था कि भाई इनकम हो गया, नेशनल इनकम बढ़ गया, एवरेज इनकम बढ़ गया कंट्री का, तो मान लिए कि वो डेवलपमेंट वहाँ हो गया। लेकिन उसका भी बहुत बुरा परिणाम हुआ। बहुत सारे देश में इनकम बढ़ गया, नेशनल इनकम बढ़ा, एवरेज इनकम बढ़ा, लेकिन वहाँ भी प्रॉब्लम बहुत हुआ और डेवलपमेंट के नहीं हुआ, वहाँ माना नहीं जा सकता है। कहने को वो कंट्री रिच हो गया नेशनल इनकम के हिसाब से, लेकिन अंदर में बहुत प्रॉब्लम थे, इनइक्वालिटी बहुत है वहाँ, और इसके वजह से वहाँ काफ़ी दंगा फसाद, बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ। तो पहले, लेकिन हम लोग खैर इतना तो तय है कि इनकम एक गोल होना ही चाहिए, क्योंकि बिना इनकम के कुछ पॉसिबल नहीं है।
आप दूसरे गोल को फुलफ़िल नहीं कर पाइएगा। इनकम तो बढ़ाना ही है, लेकिन इनकम ही पे आपको सिर्फ संतुष्ट नहीं होना है। इनकम शुड नॉट बी ओनली सिंगल गोल। इनकम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल, बट देयर शुड बी सम अदर गोल्स ऑल्सो इन एडिशन टू इनकम। तो इनकम में क्या है कि हम लोगों को देखना है कि मनी और मटेरियल थिंग्स, वो जो मनी का या मटेरियल थिंग जो मतलब जिससे कुछ खरीदा सकता है और उसके बल पे हम लोग का लाइफ डिपेंड करता है। तो मनी तो ज़रूरी है क्योंकि हम लोग का लाइफ इसी पे डिपेंड करता है, लेकिन क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स। कुछ नॉन मटेरियल थिंग भी ज़रूरत है इनकम के अलावा। नॉन मटेरियल थिंग जैसे कि फॉर एग्जांपल इक्वालिटी, फ्रीडम, ये एजुकेशन, हेल्थ, ये सारी चीज़ भी ज़रूरत है। डेमोक्रेसी, ये सारी चीज़ इनकम के अलावा नॉन मटेरियल थिंग इज़ ऑल्सो नीडेड। सो इनकम एंड अदर गोल में कौन कौन सा चीज़ होगा? इनकम प्लस नॉन मटेरियल थिंग। अब नॉन मटेरियल थिंग कौन कौन सा चीज़ है ये हम लोग अभी जस्ट देखते। यहाँ पे ये देखिए फ़ोटो, कैसे मीटिंग हो रहा है, डेमोस्ट्रेशन मीटिंग हो रहा है। सरदार सरोवर डैम जो नर्मदा रिवर पे बनाया गया, अब तो बन भी गया है, उसके खिलाफ ट्राइबल लोग का मूवमेंट चल रहा था। इसका मतलब है कि वो लोग अफेक्टेड होने वाले थे इस डेवलपमेंट से। हालांकि बाद की गवर्नमेंट ने इसको समझते हुए उन लोगों के लिए रिहेबिलिटेशन प्लान बनाया, लेकिन पहले ये सब बात नहीं समझा जाता था, जिस वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ। सो अब हम लोग को ये मानना पड़ेगा कि जिसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं वही डेवलपमेंट है, नहीं जिसको मेज़र नहीं कर सकते हैं, जो नॉन मटेरियल थिंग है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं कि अगर एक कोई जॉब मिला बहुत दूर के प्लेस में, तो जॉब बहुत दूर मिल रहा है, सैलरी आपको अच्छा मिल रहा है, लेकिन आपको सिर्फ एक इनकम फैक्टर कोई देखेगा नहीं, इनकम के अलावा भी बहुत कुछ देखेगा। जैसे कि वहाँ का वर्किंग एटमॉस्फेयर कैसा है, वहाँ पे लर्न करने का अपॉर्चुनिटी है कि नहीं। इसके अलावा कोई जॉब है जो बहुत कम पैसा ही मिल रहा है, लेकिन उसमें रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, उसमें मतलब निकाला जाने का डर नहीं है। इसके अलावा वहाँ पे सिक्योरिटी और भी है, एटमॉस्फेयर भी अच्छा है, घर के पास है, तो वो जॉब ज़्यादा फेवर करता है लोग। तो ज़्यादा ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोग इनकम पे जाता है, लोग दूसरे फैक्टर पे भी जाता है। सेम उसी तरह से डेवलपमेंट में भी है। डेवलपमेंट में भी है कि सिर्फ इनकम पे ना हो करके बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है। जैसे फॉर डेवलपमेंट पीपुल लुक एट ए मिक्स ऑफ गोल्स। डेवलपमेंट के लिए लोग अलग अलग तरह का गोल, मिक्स ऑफ गोल देखते हैं, इनकम के साथ और भी बहुत सारा। जैसे इनकम हो गया, इसके अलावा आपको सिक्योरिटी चाहिए, लोगों को सेफ्टी चाहिए, अच्छा वर्किंग इन्वायरमेंट चाहिए, सभी मतलब अपने कंट्री के अंदर में ये सारा चाहिए। सो बेटर इनकम के अलावा बहुत सारे चीज़ जो लाइफ में है वो सब चाहिए लोगों को। तो एक क्वेश्चन और लिख लीजिए यहाँ पे कि दिस क्वेश्चन, अपार्ट फ्रॉम इनकम, दिस वन, अपार्ट फ्रॉम इनकम एक्सप्लेन द डिफरेंट गोल्स ऑफ पीपल फॉर देयर डेवलपमेंट। अपार्ट फ्रॉम इनकम मतलब इनकम तो ज़रूरी है, इनकम के अलावा डिफरेंट गोल्स ऑफ पीपल क्या क्या होगा डेवलपमेंट के लिए, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम इनकम एक्सप्लेन द डिफरेंट गोल्स ऑफ पीपल फॉर देयर डेवलपमेंट। तो यहाँ पे हम लोग इसी चीज़ को आगे और डील करेंगे अभी कि क्या क्या है। तो फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट ए मिक्स ऑफ गोल्स। मिक्स ऑफ गोल्स लोग देखते हैं। मिक्स ऑफ गोल में जैसे मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया है वो सब होगा। लेकिन उसके पहले हम लोग एक कंसेप्ट, मिक्स ऑफ गोल तो हैं ही, और हम लोग ये देखेंगे कि इसके लिए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्लान ने अपना अलग क्राइटेरिया फिक्स किया कि डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चाहिए। लेकिन एक नेशनल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को पहले हम लोग समझ लेते हैं। व्हाट इज़ नेशनल डेवलपमेंट? नेशनल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि पूरे कंट्री का डेवलपमेंट, और पूरे कंट्री के लिए जो डेवलपमेंट प्लान बने उसमें ये माइंड में रखा जाना चाहिए कि डिफरेंट लोगों का डिफरेंट और कन्फ्लिक्टिंग कंट्री का डेवलपमेंट एस्पेक्ट होता है, एक्सपेक्टेशन होता है। मतलब जो हम लोग डिस्कस किए हैं कि अलग अलग पर्सन्स का अलग अलग
डेवलपमेंट गोल होता है और ये कन्फ्लिक्टिंग होता है, एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है। तो नेशनल डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए, नेशनल डेवलपमेंट प्लान, जिसमें कि सभी के डेवलपमेंट गोल को देखते हुए चलना है। तो एक क्वेश्चन निकला है यहाँ पे, आप लोग, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेशनल डेवलपमेंट? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेशनल डेवलपमेंट? विच थिंग्स शुड बी केप्ट इन माइंड इन नेशनल डेवलपमेंट? नेशनल डेवलपमेंट से क्या समझते हैं, और नेशनल डेवलपमेंट को तैयार करने के लिए, इस प्लान को बनाने के लिए कौन कौन सा चीज़ दिमाग में रखना चाहिए? विच थिंग्स शुड बी केप्ट इन माइंड in formulating national development plan. So all these things we will get. There are so many small questions which is already I have discussed. You will see in your book. Now we will see the national development. ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, और ये सब सिचुएशन देखिए। डिस्कस द फॉलोइंग सिचुएशन। लुक एट द पिक्चर ऑन द राइट साइड का पिक्चर देखिए। व्हाट शुड बी द डेवलपमेंट गोल फॉर सच एन एरिया? ऐसे एरिया के लिए डेवलपमेंट गोल क्या होना चाहिए? ये जो एरिया है, ये आप देख रहे हैं, ऐसा बॉम्बे में मिल जाएगा आपको देखने, एक बड़ा सा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, उसके बगल में स्लम। तो इसका डेवलपमेंट प्लान कैसा होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए? तो रीड दिस। एक यहाँ पे डेवलपमेंट गोल क्या होना चाहिए, आप ये खुद सोच के बताइए कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। यहाँ पे डेवलपमेंट प्लान ऐसा होना चाहिए कि सभी को घर मिले, कम से कम नहीं कुछ तो 2 रूम का भी मकान मिल जाए, और टॉयलेट फैसिलिटी हो, बाथरूम हो, क्लीनलीनेस हो, ये सारी चीज़ की ज़रूरत है। और इक्विटेबल डेवलपमेंट हो, ये नहीं कि एक साइड मल्टी स्टोरी बना हुआ है, दूसरा साइड स्लम बना हुआ है, जैसे धारावी या बहुत सारा इलाका में बॉम्बे में देखने को मिलता है। इंडिया के सभी शहर में मिल जाएगा आपको, सिर्फ बॉम्बे क्या, बॉम्बे में ज़्यादा है लेकिन हर शहर में ऐसा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे डेवलपमेंट प्लान ऐसा होना चाहिए कि सबको हाउसिंग मिल सके, सबको पार्क मिले, पब्लिक फैसिलिटीज़ मिले, ये सारी डेवलपमेंट यहाँ पे प्लान में या गोल में होनी चाहिए। और दूसरा एक देखिए, रीड दिस न्यूज़पेपर रिपोर्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट है ये, इसको पढ़िए। एक वेसल जो है वो 500 टन लिक्विड टॉक्सिक वेस्ट जो है ओपन एयर में डंप कर दिया किसी सिटी में, और उसके सराउंडिंग सी में, वेसल मतलब जहाज, समुद्री जहाज जो है, 500 टन लिक्विड टॉक्सिक वेस्ट मतलब केमिकल वेस्ट वगैरह जो बहुत नुकसानदेह है, उसको डंप कर दिया शहर में, ओपन एयर में फेंक दिया और आसपास के सी में डाल दिया। और एक सिटी था, आइवरी कोस्ट में एक शहर है अबिजान में, वो अफ्रीका में वो देश है। तो उससे जो फ्यूम सब निकला, मतलब उससे जो फ्यूम्स निकला वो बहुत हाईली टॉक्सिक वेस्ट था, जिससे न्यूजिया हो गया, स्किन रैश हो गया लोगों को, मतलब स्किन प्रॉब्लम, फेंट करने लगे लोग, डायरिया वगैरह हो गया। उसके बाद 1 महीना के बाद 7 लोग जो है वो मर भी गए इसके वजह से, 20 लोग हॉस्पिटल चले गए, और 26 लोग जो है वो पॉइजनिंग का सिम्टम उनके हो गया। ये सब प्रॉब्लम हुआ। तो मल्टीनेशनल कंपनी ये सब काम किया, जो पेट्रोलियम और मेटल वगैरह जो डील करता था उसने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था लोकल कंपनी को, और लोकल कंपनी ने ये टॉक्सिक वेस्ट को डाल दिया। ये एक न्यूज़पेपर का रिपोर्ट है, ये सच्चा रिपोर्ट है। तो ऐसा न्यूज़पेपर का रिपोर्ट है, इससे क्या लग रहा है कि ये सही डेवलपमेंट हो रहा है। वहाँ का डेवलपमेंट प्लान क्या होना चाहिए? वहाँ का डेवलपमेंट प्लान होना चाहिए कि जो भी डंपिंग हो उसके लिए प्रॉपर सिस्टम बना होना चाहिए। यही नहीं कि आँख मूंद के आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के नाम पे इन्वायरमेंट पॉल्यूशन कर रहे हैं, लोगों को नुकसान करा रहे हैं। तो वहाँ पे प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, मैकेनिज़्म होना चाहिए, ये सब डेवलपमेंट प्लान होना चाहिए, ताकि कोई भी टॉक्सिक वेस्ट का फिर से उसको सुधारा जा सके, लोगों को हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख के, दोनों बात देख के क्या समझे? हु आर द पीपल हु बेनिफिटेड, हु डिड नॉट? तो रिच पीपल बेनिफिटेड, पुअर डिड नॉट, पुअर गॉट प्रॉब्लम। व्हाट शुड बी द डेवलपमेंट गोल फॉर दिस कंट्री? इस कंट्री का, जहाँ आइवरी कोस्ट की बात हुई, तो डेवलपमेंट गोल यही होना चाहिए कि यहाँ पे प्रॉपर सिस्टम पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, और सारे चीज़ जो डंपिंग हो रहा है उसके लिए प्रॉपर फैसिलिटी होना चाहिए कि उसको कैसे रिसाइकलिंग हो और इन्वायरमेंटल लॉस से बचाया जाए। सारी चीज़ डेवलपमेंट गोल में देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट कैन बी सम ऑफ द डेवलपमेंट गोल्स फॉर योर विलेज, टाउन और लोकेलिटी? ये क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है कि आपके अपने गांव में, जिस गांव में भी आप रहते हैं, जिस शहर में आप रहते हैं, जिस लोकेलिटी में आप रहते हैं, आप उसको समझिए
और आप देखिए कि यहाँ का डेवलपमेंट गोल क्या होना चाहिए, यहाँ पे किस चीज़ की कमी है, क्या क्या चीज़ पूरा होना चाहिए, ये आपको बनाना है। ये एज ए प्रोजेक्ट टाइप आंसर इसको लिखना है आपको। तो ये सब एक्टिविटी है जो आप लोग कर लीजिएगा अपने। तो ये उसी से टाइप से जो हम लोगों ने डिस्कस किया था डेवलपमेंट के बारे में, ये एक्टिविटी कर लीजिएगा। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट्स, ये टॉपिक अभी हम लोग देखेंगे कि अलग अलग जो कंट्रीज़ है, अलग अलग देश है या स्टेट है, उसको हम लोग कैसे कंपेयर करें। कोई देश डेवलप है, कोई देश डेवलप नहीं है, कैसे हम लोग कह सकते हैं। जैसे एक पहले एक क्राइटेरिया था कि जिस देश का नेशनल इनकम ज़्यादा है उसको डेवलप मान लेते थे, पहले का यही क्राइटेरिया था इकोनॉमिस्ट लोगों का, और यही दुनिया मानती थी कि भाई वहाँ पे पर कैपिटा इनकम 20,000 हो गया है तो वो डेवलप हो गया। लेकिन अब ये क्राइटेरिया आज के इकोनॉमिस्ट नहीं मानते हैं, क्योंकि इनकम के अलावा और सब भी गोल फुलफिल जो कंट्री करेगा उसी को डेवलप माना जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया में लोगों का पर कैपिटा इनकम ज़्यादा हो गया क्योंकि वहाँ पेट्रोलियम अचानक मिलने लगा, लेकिन वहाँ पे वुमेन को कोई फ्रीडम नहीं है, वहाँ पे राइट्स नहीं है लोगों को, तो वो डेवलप नहीं माना जाएगा। वहाँ पे वुमेन का लिटरेसी रेट बहुत पुअर है, पॉलिटिकल राइट्स नहीं है, माइनॉरिटी को कोई राइट्स नहीं है वहाँ पे, तो वो डेवलप नहीं माना जाएगा। लेकिन सेम समय कोई देश ऐसा है जहाँ पे सऊदी अरेबिया से इनकम कम है, एक एवरेज इनकम ठीक ठाक है, लेकिन वहाँ पे लोगों को राइट्स मिला हुआ है, लिटरेसी रेट अच्छा है, वहाँ पे पब्लिक फैसिलिटी अच्छा है, वहाँ पे लोगों को इक्वालिटी है, तो वो डेवलप माना जाएगा। तो ये चीज़ है। तो इनकम के साथ बहुत सारे क्राइटेरिया, लेकिन सबसे पहले जो देखा जाता था उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, जो आज भी देखा जाता है कि एवरेज इनकम कैसा है या पर कैपिटा इनकम कैसा है। तो पहला क्राइटेरिया जो देखा जाता है कोई भी कंट्री को कंपेयर करने में, उसका एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम। लेकिन हाँ, एवरेज इनकम जो है उसका भी बहुत सारा प्रॉब्लम है, क्योंकि हम सिर्फ एवरेज इनकम पे किसी को डेवलप या अंडर डेवलप नहीं बोल सकते हैं। एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम एक ही होता है, मतलब कंट्री के टोटल इनकम को अगर पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया जाए, जितना कंट्री का इनकम है उसको अगर उसके पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया जाए तो वो एवरेज इनकम हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एवरेज इनकम सही नहीं बताता है। जैसे इसमें स्टैटिस्टिक्स का एक कहानी है, एक मौलवी साहब स्टैटिस्टिक्स के एवरेज पे चले गए थे, तो एक नदी को नाप लिए थे कि किनारा भी 2 फीट है, उधर भी 2 फीट किनारा है, और बीच का डेप्थ 2 ही फीट समझ गए, क्योंकि एवरेज इनकम एवरेज डेप्थ 2 फीट बता रहा था। उसी में उनका पूरा परिवार डूब गया, क्योंकि अलग अलग हाइट के लोग थे उसमें। तो वो नहीं, एवरेज का बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, जो कि हम लोग समझेंगे कि पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम इज़ नॉट द सोल क्राइटेरिया, इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो इसके लिए हम लोग को एक चीज़ समझना पड़ेगा कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो वर्ल्ड बैंक लाया है, उसने यूज़ किया था पहले। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वर्ल्ड बैंक का, वो ये क्राइटेरिया यूज करता था कंट्री के लिए। उसमें इसने कहा था कि कंट्रीज़ with per capita income $12,056 per annum and above in 2017 are called rich countries। मतलब बोला था कि जो कंट्रीज जिसका पर कैपिटा इनकम 12,056 है यूएस डॉलर के हिसाब से पर एनम, मतलब प्रत्येक वर्ष में 12,056 पर कैपिटा इनकम यूएस डॉलर आता है, 2017 का है, वो लोग रिच कंट्रीज़ होगा। और जिसकी पर कैपिटा इनकम यूएस डॉलर 955 से नीचे है, जो कि पर कैपिटा इनकम जिस देश की पर कैपिटा इनकम यूएस डॉलर 955 से कम है, उसको लो इनकम कंट्री बोला जाएगा। तो इस हिसाब से इंडिया जो है, इंडिया वो लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ में आया। इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ बिकॉज इट्स पर कैपिटा इनकम इन 2017 वाज जस्ट US डॉलर 1820 पर एनम। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख लीजिए कि विच क्राइटेरिया यूज्ड वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट इन which criteria used by World Development Report to
नो द डेवलपमेंट, टू नो द डेवलपमेंट, तो इसमें यही आंसर होगा। विच क्राइटेरियाज यूज बाय वर्ल्ड, राइट दिस क्वेश्चन। explain world development report, explain world development report write world development report brought out by World Bank, by World Bank, write its demerits, इसके डिमेरिट। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो वर्ल्ड बैंक ने लाया था उसको एक्सप्लेन करना है, और उसमें जो क्या डिमेरिट है, तो उसने रिच कंट्री और पुअर कंट्री का एक बनाया, और इंडिया इसमें कहाँ स्टैंड करता है, तो लो इनकम कंट्रीज़ में, लो मिडिल इनकम ग्रुप में इंडिया आता है। अब इंडिया लो भी नहीं रह गया है, इंडिया रिच भी नहीं है, लो मिडिल इनकम है, क्योंकि इंडिया का कितना है पर कैपिटा इनकम उसके हिसाब से 18,020 है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये आंसर देना है ये पूरा बात। और कौन सा रिच कंट्री है, तो इसमें मिडिल ईस्ट के कंट्री और कुछ और स्मॉल कंट्रीज़ ये सब डेवलप कंट्री में माने गए। लेकिन आज के इकोनॉमिस्ट और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट से ये लोग, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट एग्री नहीं करते हैं, और इनके हिसाब से एवरेज इनकम का बहुत सारा प्रॉब्लम है। जैसे एवरेज इनकम में क्या होता है कि एवरेज इनकम को कंपैरिजन के लिए तो यूज किया जाता है, लेकिन इससे क्या होता है, डिस्पैरिटी का पता नहीं चलता है। देयर आर सर्टेन डिमेरिट्स ऑफ एवरेज इनकम, इट हाइड्स डिस्पैरिटी। मतलब इसका कहने का मतलब है कि आप एवरेज को एक सिंपल, अगर कोई भी स्टैटिस्टिक्स समझेगा तो एवरेज से डिस्पैरिटी नहीं समझ में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंट्री है, दो कंट्री है, उसके मंथली इनकम जो है, सिटीजन्स का मंथली इनकम का रिपोर्ट देखिए रुपीज़ के हिसाब से। तो कंट्री वन में कंट्री ए जो है उसके एक सिटीजन को 9,500 मिलता है, दूसरे को 10,500 मिलता है, ठीक है, रुपीज़। तीसरे का है इनकम 9,800, फोर्थ का इनकम है 10,000, फिफ्थ का 10,200, मतलब सबका एक जैसा इनकम है, मिलता जुलता है। तो इसका जो एवरेज आएगा वो क्या आएगा। और कंट्री बी है, उसको एक पर्सन को 500 है रुपीज़ इनकम, पर्सन 2 को 500 रुपीज़ है, पर्सन 3 को 500 है, पर्सन 4 को 500, लेकिन पर्सन 5 को 48,000 है। मतलब एक आदमी बहुत ज़्यादा रिच है और बाकी सब बहुत पुअर है, लेकिन एवरेज इनकम इसका बढ़ जाएगा। कंट्री बी का एवरेज इनकम ज़्यादा हो जाएगा अगर ऐड किया जाए, 1 2 3 4 2,000 48,000, यानी 50,000 बाई 5, इसका हो जाएगा 10,000, और शायद इससे ज़्यादा ही हो जाएगा। तो क्या दोनों में से अगर एवरेज के हिसाब से कंट्री बी ज़्यादा हो जाएगा तो क्या कंट्री ए से ज़्यादा डेवलप माना जाएगा? क्या कंट्री बी के सारे पॉपुलेशन के लोग अच्छे कहलाएंगे कि सभी एकदम मतलब इनकम रिच है क्योंकि 10,000 इनका एवरेज इनकम है? नहीं, एक आदमी बहुत रिच है, सुपर रिच है, और बाकी सब पुअर है, तो वो सही डेवलपमेंट नहीं होगा। इसलिए एवरेज इज़ नॉट ए गुड क्राइटेरिया। तो राइट वन मोर क्वेश्चन हेयर, write one more question. I think this question I have given, what should be the criteria for comparing different countries of the world? Is only per capita income is sufficient enough? Okay. Write the question, evaluate the merit of average income. Do they give true picture? इवेल्युएट द मेरिट ऑफ एवरेज इनकम, मतलब एवरेज इनकम के मेरिट को इवेल्युएट करना है, क्या ये सही है या गलत है, क्या ये सही पिक्चर देते हैं? डू दे गिव्स ट्रू पिक्चर एवरेज इनकम? इवेल्युएट द मेरिट्स ऑफ एवरेज इनकम, डू दे गिव्स करेक्ट पिक्चर या ट्रू पिक्चर? ये क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए। लेकिन इसका आंसर होगा कि एवरेज इनकम इज़ नॉट suitable to compare countries because
they hide disparities between the income level of its citizen. If any country has good average income, but it may be possible that some people are very rich, few people are very rich, and maximum people are very poor. It means country is not developed because there is a high level of poverty. In spite of good average, poverty is very high. So ये सब देखते हुए एवरेज इनकम को लिखना है इसके बारे में जो बताया गया है। तो ये हो गया। एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख लीजिए, व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड? इज ओनली पर कैपिटा इनकम इज सफिशिएंट इनफ? तो इसका आंसर होगा कि डिफरेंट कंट्री को समझने के लिए अलग अलग क्राइटेरिया यूज़ करना होगा, जिसमें कि सब कुछ हो। कंट्री का हेल्थ कैसा है, कंट्री का एजुकेशन कैसा है, कंट्री का पब्लिक फैसिलिटीज़ कैसी है, कंट्री में लिबर्टी है कि नहीं, इक्वालिटी है कि नहीं, फ्रीडम है कि नहीं। पर कैपिटा इनकम तो होना ही चाहिए, लेकिन सिर्फ पर कैपिटा इनकम इसके लिए सही नहीं है। इसको हम लोग और भी आगे के इससे तुरंत समझ लेते हैं। जैसे इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, यहाँ पे इनकम और अदर क्राइटेरिया में हम लोग ये बात देखते हैं कि यहाँ पे ये देखिए, एक कंट्री विथ नो रिच एंड नो पुअर। यह एक ऐसा देश है कि यहाँ ना रिच है ना पुअर है, यहाँ सब लोग कुर्सी पे बैठे हुए हैं। 4 कुर्सी में 5 आदमी है, यानी कि सब लोग बैठ गए हैं। और ये एक कंट्री है जहाँ पे एक आदमी 4 कुर्सी लिया हुआ है और बाकी का 4 आदमी सिर्फ 2 कुर्सी में बैठा है। तो यहाँ पे कंट्री में रिच है तो एक आदमी रिच है बहुत, एक आदमी बहुत सारे पुअर है। इसलिए एवरेज अगर इनकम इसके अच्छी भी है तब भी वो नहीं माना जाएगा। डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए। ये सारी बातें होनी चाहिए जो आप बुक से भी, जो अभी हम डिस्कस किए हैं, एवरेज इनकम की बुराई के रूप में इसको लिख सकते हैं। तो इनकम और अदर क्राइटेरिया में क्या क्या है हम लोग एक बात और समझ लेंगे। इसके लिए पहले इंडिया के 3 स्टेट को हम लोग कंपेयर करते हैं। पर कैपिटा इनकम ऑफ सेलेक्टेड स्टेट, जैसे हरियाणा का पर कैपिटा इनकम 1,80,174 रुपीज़ है। हरियाणा में 1,80,174 रुपीज़ है पर कैपिटा इनकम, जो कि हाईएस्ट है अभी। केरला में 1,63,475 है, हरियाणा से कम है केरला का नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम। और बिहार में सबसे कम है, 34,409 है बिहार का पर कैपिटा इनकम। लेकिन क्या हरियाणा केरला से ज़्यादा डेवलप हो गया? ये बात हम लोग को समझना होगा अगला डेटा देख के। तो अगला डेटा देख के हम लोग यही समझ सकते हैं कि हरियाणा, और भी चीज़ को तब हमको मिलाना पड़ेगा कि क्या वो सही है। तो हरियाणा का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 लाइव बर्थ के हिसाब से 2017 का फिगर है। हरियाणा में सिर्फ 30 है, हरियाणा में 30 है, अच्छा खासा है। 1000 में 30 बच्चा नहीं सर्वाइव करता है, नहीं बचता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब 1000 बच्चे जो पैदा होते हैं उसमें कितना बच्चा बचता है, कितना जिंदा रह जाता है, कितना डेथ होता है, तो उसी को इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं, कितना डेथ होता है। तो हरियाणा में 30 होता है और केरला में सिर्फ 10 होता है। अब बिहार में 35 होता है। तो हरियाणा में 30, केरला में 10, बिहार में 35। तो यानी कि केरला और हरियाणा में कंपेयर करें तो केरला में बहुत कम होता है। इसका मतलब है कि केरल का हेल्थ स्ट्रक्चर बेटर है हरियाणा से, तभी वहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है। हरियाणा में इतना हाई है, इतना पैसा हो के भी एवरेज इनकम बहुत हाई है, लेकिन 30 है वहाँ। तो इसका मतलब है कि सिर्फ इनकम ही क्राइटेरिया नहीं है। लिटरेसी रेट अगर हम लोग देखेंगे तो 2011 के डेटा के हिसाब से तो हरियाणा का लिटरेसी रेट 82 है। 82% लोग हरियाणा में लिटरेट है, पढ़े लिखे हो गए हैं। केरला में 94% है, बिहार में 62% है। इस हिसाब से भी देखेंगे तो हरियाणा और केरला में केरला का बेटर है। तो एवरेज इनकम कम है हरियाणा से, लेकिन वहाँ का हेल्थ बेटर है, एजुकेशन बेटर है। नेट अटेंडेंस रेशियो अगर देखेंगे, नेट अटेंडेंस रेशियो मतलब एक पर 100 पर्सन्स में क्या है, सेकेंडरी स्टेज का है, मतलब 14-15 साल वाले का, क्लास 9-10 में। तो हरियाणा में 61 है
केरला में 83 है, बिहार में 43 है। तो इसका मतलब है कि एजुकेशन वाइज भी केरला बेटर है, लिटरेसी में भी है और नेट अटेंडेंस में भी है हरियाणा से। तो इसका मतलब हो गया कि केरला इज़ बेटर देन हरियाणा, केरला इज़ मोर डेवलप्ड देन हरियाणा इन स्पाइट ऑफ having less per capita income than Haryana, but in other things, in health, in education, in other aspects, Kerala is developed. So we have to take many things. In addition to income, we have to take some other criteria also, like health, education, literacy, all these things. And in health, we have to understand by the indicators like infant mortality rate, and in education, we have to understand by indicators like literacy rate, net attendance ratio. So, what are the meaning of these terms? These are given here. Infant mortality rate, just as I explained just now, कि वही नंबर ऑफ चिल्ड्रेन जो 1000 में 1 साल तक का जो बच्चा होता है उसको इन्फेंट बोलते हैं, मतलब 1 साल तक का बच्चा, जन्म से 1 साल तक के बच्चा को इन्फेंट बोलते हैं। तो पर 1000 बच्चा में कितना बच्चा का डेथ होता है, इसी को इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। अगर ज़्यादा डेथ हो रहा है इसका मतलब है कि आपकी हेल्थ स्ट्रक्चर अच्छी नहीं है, आपके हॉस्पिटल्स अच्छी नहीं है, फैसिलिटीज़ आपके घर, आपके कंट्री के या आपके स्टेट की लेडीज़, औरतें जो है वो बढ़िया से खाना पीना उसको नहीं मिल रहा है। लिटरेसी रेट कैसे नापा जाता है? तो प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन 7 एंड अबव एज ग्रुप, मतलब 7 साल या उसके ऊपर वाले एज ग्रुप के लोग लिटरेट है कि नहीं। लिटरेट का मतलब लिखना पढ़ना जानते हैं कि नहीं। तो नेट अटेंडेंस रेशियो कैसे लेंगे? तो ये सेकेंडरी लेवल का अगर लेना है तो 14 और 15 साल के बच्चों का वो अपनी क्लास अटेंड कर रहा है कि नहीं, स्कूल जा रहा है कि नहीं, कितने बच्चे जाते हैं कितने नहीं जाते हैं, इससे नेट अटेंडेंस रेशियो निकलता है। तो राइट मोर क्वेश्चन हेयर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट एंड नेट अटेंडेंस रेशियो? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR, लिटरेसी रेट एंड नेट अटेंडेंस रेशियो? ये सब बात समझना पड़ेगा। और सो वन मोर क्वेश्चन हेयर, इफ एनी स्टेट, राइट वन मोर क्वेश्चन हेयर, राइट फर्स्ट हियर दिस क्वेश्चन, व्हाई इनकम अलोन इज नॉट ए सफिशिएंट क्राइटेरिया? व्हाई इनकम अलोन is not a sufficient criteria for understanding development. In addition to income, what should be other criteria? In addition to income, what should be the other criteria for comparing the development of countries? In addition to income, what should be the other criteria for comparing the development of countries? So this is question, and ऐसा भी क्वेश्चन घुमा के भी आ सकता है, why income alone is not a sufficient? So that question I already gave. And one more question you should write, compare the development of Punjab, Haryana and Bihar. Compare the development of Haryana, Kerala and Bihar. If you have book which have earlier edition, जो 2017 के एडिशन के पहले वाला किताब होगा उसमें आपको पंजाब, केरल और हरियाणा के नाम से स्टेट कर दिया हुआ है। और 2017 जैसे इसमें आपको दिखा रहे हैं उसमें दिया हुआ है हरियाणा का नाम है, हरियाणा, केरला और बिहार। तो ये आप लोगों को कंपेयर करना है और कौन ज़्यादा डेवलप है ये लिखना है, इनकम के बावजूद कौन डेवलप माना जाएगा। सो ये हो गया हम लोगों का। सो
ये सब देखते हुए हम लोग को एक बात और समझना है, पब्लिक फैसिलिटीज़। तो डेवलपमेंट के लिए एक पब्लिक फैसिलिटीज़ इज़ आल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। कि अगर आपके पास मान लीजिए कि पर कैपिटा इनकम कम है, पर कैपिटा इनकम अगर कम है, पब्लिक फैसिलिटीज़ का मतलब क्या होता है कि किसी देश में लोगों का इनकम कम है लेकिन पब्लिक फैसिलिटीज़ बहुत अच्छा है वहाँ पे। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम दे रहे हैं कि अगर ईस्टर्न यूरोप का कोई देश है, वहाँ पे लोगों का एवरेज इनकम है या पर कैपिटा इनकम है $5,000, लेकिन वहाँ पे स्कूल बिल्कुल फ्री है और सारा स्कूल बहुत अच्छा चल रहा है। जैसे हम लोग बहुत सारे देश हैं मॉडल्स जो हम लोग जाते हैं सीखने के लिए, फिनलैंड में ये वो देश है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ है, वहाँ पे पब्लिक फैसिलिटीज़ बहुत अच्छा है। लोगों की इनकम कम है लेकिन वहाँ पे फ्री में एजुकेशन है, एजुकेशन बहुत सस्ता और बहुत अच्छा है, हेल्थ फ्री में लोगों को मिला हुआ है, सारा हॉस्पिटल वेल मेंटेन्ड है, फ्री में सरकार का हॉस्पिटल, पार्क एक से एक बना हुआ है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना सस्ता है, इतना अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, कंफर्टेबल है कि आपको सिर्फ बहुत कम पैसा में आप कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं। आपको सिक्योरिटी इतनी मिली है कि आप रात दिन घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, पार्क में जा सकते हैं, जगह जगह पार्क बना हुआ है, वाटर फैसिलिटी अच्छा मिला हुआ है, रोड भी बहुत अच्छा बना हुआ है। तो आपसे $5,000 पर मंथ, $5,000 में आप जितना एंजॉय कर लीजिएगा, शायद वैसा कोई देश जहाँ पे कि $50,000 मिल रहा हो इनकम, लेकिन वहाँ पब्लिक फैसिलिटी बहुत पुअर है। वहाँ पे आपके पास 50,000 है लेकिन आप लेके बाहर निकल नहीं सकते हैं, वहाँ के रोड चौपट है, वहाँ पे पार्क नहीं है, वहाँ पे स्कूल्स बहुत महंगा है, सरकारी स्कूल तो बुरा हाल में है, अब प्राइवेट स्कूल इतना महंगा है कि आपको बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है। वहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल बहुत बुरा हाल में है और प्राइवेट हॉस्पिटल इतना महंगा है कि आपको बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है। तो ये सारी बातें होने के बाद आप 50,000 लेके भी आप लाइफ का वो क्वालिटी इंजॉय नहीं कर सकते हैं जो आप सिर्फ 5,000 में कर लीजिएगा ईस्टर्न यूरोप में। इसलिए पब्लिक फैसिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में केरला हैज़ वेरी गुड पब्लिक फैसिलिटी। केरला में क्या है कि केरला में आपके पास पैसा कम भी है पॉकेट में, लेकिन वहाँ की हॉस्पिटल अच्छी मेंटेन्ड है, वहाँ पे स्कूल्स काफ़ी अच्छा चल रहा है, गवर्नमेंट स्कूल में भी आप पढ़ के अच्छा कर सकते हैं, वहाँ पे अदर फैसिलिटीज़ काफ़ी है। तो ये सारी मिला करके इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये कनेक्शन सब अच्छा है, तो आप कम पैसा में भी आप पब्लिक फैसिलिटी के द्वारा एंजॉय कर सकते हैं। जैसे ये मैंने एक्सपीरियंस कोलकाता में लिया। कोलकाता में बहुत कम पैसा में भी लोग लाइफ एंजॉय कर लेता है, मैंने देखा। वहाँ पे बस से सिर्फ $1 में कहीं बहुत अच्छा से बस से जा सकता है कहीं भी, सारा चीज़ है वहाँ, पार्क है, ये है वो है। लेकिन किसी शहर में पब्लिक फैसिलिटी नहीं होने के कारण लोग को बहुत खर्च होता है सेम एंजॉयमेंट के लिए। तो पब्लिक फैसिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाई ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव विद। आपको अच्छा रहने के लिए आपके पॉकेट में जो पैसा है उससे आप सब कुछ नहीं खरीद सकते हैं। आपके पास पैसा रहते हुए भी आप लाइफ नहीं जी सकते हैं अगर पब्लिक फैसिलिटी नहीं है। तो पब्लिक फैसिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। And which thing comes under public facility, as I told you? School system, housing system, road, transport, ये सारी चीज़ सरकार के द्वारा, या जिसको कि मतलब एक सार्वजनिक हो, मतलब सभी लोगों के लिए हो, प्राइवेट नहीं हो, जिसमें सभी लोग मिल के इंजॉय कर ले, कलेक्टिव इंजॉयमेंट के राइट्स हो, ये सारी चीज़ पब्लिक फैसिलिटी में आती है। पार्क वगैरह बनी हो, आप पार्क जाके मात्र $10 का टिकट कटा लिए और आप इंजॉय कर लिए, जो कि अगर नहीं रहे पब्लिक फैसिलिटी तो आप शायद $1,000 खर्च करके भी वो इंजॉय नहीं कर पाइए। तो ये सारी पब्लिक फैसिलिटी में आती है। आपकी वाटर कनेक्शन कैसी है आपके यहाँ, वाटर सप्लाई, रोड, सारी चीज़, सेफ्टी, सिक्योरिटी, तो ऑल दिस थिंग्स कम्स अंडर पब्लिक फैसिलिटी। सो राइट द क्वेश्चन हेयर, राइट वन more question. What do you understand by public facilities?
What do you understand by public facilities? Why it should be an important factor for comparing different countries in the matter of development? What do you understand by public facilities? Why it should be an important factor for comparing different countries in the matter of development? मतलब पब्लिक फैसिलिटी से क्या समझते हैं और पब्लिक फैसिलिटी इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्यों हो? अगर अलग अलग कंट्री को कंपेयर कर रहे हैं डेवलपमेंट के लिए तो इसमें पब्लिक फैसिलिटी को इम्पोर्टेंस देने की क्या ज़रूरत है? तो पब्लिक फैसिलिटीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी देश में पब्लिक फैसिलिटी अच्छा है, इनकम कम भी है, तो वो देश ज़्यादा डेवलप माना जाना चाहिए। दैट कंट्री शुड बी कंसिडर्ड मोर डेवलप which have better public facilities in comparison to that country which have better income but public facility is poor. So the next point of our discussion will be human development report and sustainability of development. तो एक हम लोग ये तो समझ गए कि केरला का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस बहुत अच्छा है और ये सब के बाद होने से क्या होता है कि केरला में हेल्थ का बहुत अच्छा है, एजुकेशन बहुत अच्छा है, लोगों का न्यूट्रिशन बहुत अच्छा है केरला का, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इसी वजह से वहाँ कम है। तो ये सब पब्लिक फैसिलिटीज़ अच्छी है, इसलिए वहाँ पे गरीब लोग भी बेटर लाइफ जी रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम लोग रूरल उत्तर प्रदेश में देखते हैं तो वहाँ पब्लिक फैसिलिटी बहुत पुअर है, क्योंकि वहाँ लिटरेसी रेट को अगर देखेंगे तो मेल का सिर्फ 52% है, फीमेल का और कम है 19%। चिल्ड्रन का 10 से 14 साल के बच्चों का मेल में 68% है, फीमेल में 39% है। तो ये सारा लिटरेसी रेट है। और स्कूल कितने बच्चे अटेंड करते हैं उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाका में, तो 64% मेल करते हैं, फीमेल 31%। तो यूपी इज़ नॉट डेवलप्ड स्टेट। तो ये सब देख करके हम लोग समझ सकते हैं कि कहाँ पे एजुकेशन बेटर है, हेल्थ बेटर है, पब्लिक फैसिलिटी बेटर है, तब फिर हम लोग डेवलपमेंट का क्राइटेरिया में ये लोग को यूज़ करके तब डेवलपमेंट को हम लोग समझ सकते हैं। सिर्फ इनकम से नहीं होगा, नहीं तो हरियाणा और पंजाब को सबसे डेवलप माना जाता, लेकिन केरला इज़ मोस्ट डेवलप। सो विच स्टेट हैज़ मोस्ट डेवलप, विच स्टेट इज़ मोस्ट डेवलप इन इंडिया? अगर क्वेश्चन आ गया तो आप लोग केरला को लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे वाई केरला इज़ मोस्ट डेवलप्ड कंट्री, सॉरी स्टेट। दिस क्वेश्चन, वाई केरला कैन बी कंसिडर्ड एज मोस्ट डेवलप्ड स्टेट इन इंडिया? वाई केरला कैन बी कंसिडर्ड एज मोस्ट डेवलप्ड स्टेट इन इंडिया? इसमें ऐड भी कर सकते हैं ये क्वेश्चन में आप लोग, इन स्पाइट ऑफ हैविंग लेस, why Kerala can be considered as most developed state in India in spite of having less per capita income than Haryana and Punjab? Why Kerala can be considered as most developed state in India in spite of having less per capita income than Haryana and Punjab? So you have to explain about Kerala's other criteria. Health, education, public facilities, all these things are better than Punjab and Haryana, and you have to explain those things which are given in the book. So now next we are going to discuss Human Development Report, HDR, Human Development Report. Before this we have to understand BMI, Body Mass Index. So एक बॉडी मास इंडेक्स एक कॉन्सेप्ट है, वो पहले समझ लीजिए। बॉडी मास इंडेक्स से समझा जाता है कि वो अगला पर्सन नॉरिश्ड है या अंडर नॉरिश्ड है, मतलब उसका पोषण सही है कि वो कुपोषित है, उसका सही पोषण नहीं हुआ है। ये सब बात समझा जाता है बॉडी मास इंडेक्स से। सो यहाँ पे बॉडी मास इंडेक्स कैसे निकाला जाता है ये बात आप लोग समझिए। बॉडी मास इंडेक्स जो है वो तरीका है निकालने का, बॉडी मास इंडेक्स निकालने का एक तरीका है।
यहाँ पे आप लोग अपने एक नोटबुक लीजिए और वहाँ पे लिखिए, अपना ही मतलब बॉडी और मास का इंडेक्स निकाल सकते हैं। तो हर वेट, किलोग्राम में वेट लिया जाता है और उसके बाद उसको वेट लेने के बाद हाइट अपना लिया जाता है। किसी का भी हाइट लिया जाता है और वेट लिया जाता है। वेट को किलोग्राम में लिया जाता है, केजी में, और हाइट को लिया जाता है मीटर में। और उसके बाद डिवाइड कर दिया जाता है, वेट जो केजी में लिया गया है उसको उससे डिवाइड किया जाता है हाइट के स्क्वायर को। जितना भी मीटर हाइट आया है उसका स्क्वायर होता है और उसी से वेट को डिवाइड कर दिया जाता है। डिवाइड द वेट इन केजी बाय द स्क्वायर ऑफ द हाइट एंड वाट एवर नंबर यू विल गेट इट इज़ कॉल्ड BMI। उसके बाद जो भी नतीजा आएगा डिवाइड के बाद, BMI बॉडी मास इंडेक्स कहलाता है। और हर एज ग्रुप के लिए बॉडी मास इंडेक्स दिया हुआ है। तो एक नॉर्मल रेंज बनाया गया है बॉडी मास इंडेक्स का। जैसे कोई अगर 14 साल की लड़की है, ठीक है, 14 साल 8 महीने की लड़की है, अगर उसका BMI 15.2 आ रहा है तो उसको माना जाएगा वो अंडर नॉरिश्ड है। ठीक है, 15.2 आ रहा है। अगर एक बॉय है 15 साल 6 महीना का और उसका 28 आ रहा है तो वो ओवरवेट माना जाएगा। तो बॉडी मास इंडेक्स के लिए कुछ नॉर्मल बना दिया गया क्राइटेरिया, जैसे 18.5 से अगर कम हो गया तो अंडर नॉरिश्ड माना जाएगा, किसी का BMI आ रहा है 18.5 से कम। और अगर 25 से ऊपर आ रहा है अगर BMI तो वो ओवरवेट माना जाएगा। तो दोनों सही नहीं होता है, किसी का भी नॉर्मल होने के लिए 18.5 से 25 होता है BMI। तो इससे न्यूट्रिशनल स्टेटस पता चलता है। अगर किसी कंट्री में BMI लोगों का अच्छा है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे हेल्थ का अच्छा है। अगर BMI बहुत ख़राब है इसका मतलब वहाँ हेल्थ फैसिलिटी ख़राब है, न्यूट्रिशन लेवल ख़राब है, तो वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं माना जाएगा, अच्छा नहीं माना जाएगा कि हाँ अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। इसी के आधार पे एक और बात हुआ, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो हम लोग बात किए थे। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है, एक बार जैसे कि रियलाइज़ हो गया कि इनकम जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ये माना गया मान लीजिए, लेकिन इससे डेवलपमेंट नहीं पूरी तरह से नापा जा सकता है। तो कुछ अदर क्राइटेरिया बनाया गया और उसमें बहुत सारा क्राइटेरिया रखा गया कि किस किस चीज़ को डेवलपमेंट के लिए लेना है। तो कुछ सेलेक्टेड क्राइटेरिया को ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ने कुछ सेलेक्टेड क्राइटेरिया को चुना और उसने पब्लिश किया अपने एक रिपोर्ट में, जिसको ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कहते हैं। और ये UNDP ने चुना था। UNDP का मतलब यूनाइटेड नेशन का ये है UNDP। तो इसने एक बनाया क्राइटेरिया जिसको बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। और इसमें जो क्राइटेरिया सब दिया है वो हम लोग अभी देखते हैं क्या क्या है। इसमें इसने दिया है एजुकेशन लेवल ऑफ द पीपल, एजुकेशन कैसा है, हेल्थ स्टेटस कैसा है और पर कैपिटा इनकम कितना है। तीनों को क्राइटेरिया लेके मतलब डेवलपमेंट के लिए क्राइटेरिया माना गया है। तीनों में एवरेज अच्छा होना चाहिए। तो ये हम लोग डेटा देखते हैं, HDR का डेटा। तो कुछ डेटा में ऐसे इसने क्या क्या चुना है ये पता चल जाएगा, और इंडिया और उसके नेबर्स का क्या क्या पोजीशन है। तो आप देखिए, जैसे कंट्री है तो इसके लिए HDR में क्या क्या लिया गया क्राइटेरिया ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में, और इससे जो भी आता है जितना भी नतीजा आएगा जैसे चारों चीज़ से, तो HDI रैंकिंग बोला जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक निकलता है इसी से, तीनों चीज़ का एवरेज से। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ग्रॉस नेशनल इनकम लिया गया है GNI, यानी कि पर कैपिटा इनकम। 2011 का ये डेटा है, PPP डॉलर के हिसाब से। पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम GNI भी बोलते हैं, पर कैपिटा इसको शॉर्ट में बोलते हैं PPP डॉलर के टर्म में। मतलब प्रत्येक व्यक्ति का आय क्या है। ग्रॉस नेशनल इनकम का निकाला जाता है पर कैपिटा के हिसाब से कि हर आदमी का कितना इनकम है। फिर दूसरा क्राइटेरिया लिया गया लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, जन्म के समय कितना
एक्सपेक्टेंसी है। तो मान लीजिए किसी देश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 ईयर्स है, तो वहाँ ठीक ठाक माना जाएगा। किसी देश में 50 ईयर्स होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जल्दी बीमारी की वजह से ज़्यादा लोग का डेथ होता है, तो वहाँ पे ख़राब माना जाएगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी। किसी किसी देश में 90 भी होता है, यूरोप जैसा देश में, तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छा हेल्थ फैसिलिटी माना जाता है। तो ये सब भी देखा जाता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कितना दिन तक आयु हो सकता है। और एक है मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपुल एज 25 एंड अबव। तो इसको मतलब पहले HDR में ये भी इसको बोल सकते हैं, जैसे बुक में एक डेटा ये भी दिया है कि लिटरेसी रेट फॉर 15+ ईयर्स पॉपुलेशन, 15 साल से ऊपर वालों का लिटरेसी रेट कितना है एजुकेशन के हिसाब से, हेल्थ के अलावा एजुकेशन। फिर ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो फॉर 3 लेवल, तीनों लेवल पे इनरोलमेंट रेशियो कितना है, मतलब बच्चे प्राइमरी लेवल पे कितने स्कूल में पढ़ रहे हैं, सेकेंडरी लेवल पे कितने पढ़ रहे हैं, हायर सेकेंडरी लेवल पे कितने पढ़ रहे हैं, क्या इनरोलमेंट है, ये देखा जाता है। ये चारों सबको जोड़ के रैंक बनाया जाता है, जिसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक बोलते हैं। तो ये पुराना वाला डेटा के हिसाब से 2004 का डेटा था, उसमें इंडिया का 126 रैंक था। और हम लोगों के रीजन में जैसे इंडिया, श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, सब में बेस्ट श्रीलंका था, वो 93 पे था 2004 में। इंडिया 126 पे था। और सबसे ख़राब पोजीशन था नेपाल का, 138 रैंक था। टोटल 177 कंट्रीज़ का ये निकाला गया था। इंडिया का रैंक 126 था। और हम लोगों का जो साउथ ईस्ट एशिया है उसमें सबसे बढ़िया श्रीलंका था 93। लेकिन हम लोग इस एरिया में सेकंड में थे, हम लोगों के नीचे था पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश। लेकिन वर्ल्ड के हिसाब से हम लोग बहुत पुअर में हैं, 126 से काफ़ी नीचे है अभी भी। और एक और आया है 2017 में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसमें इंडिया का थोड़ा और नीचे चला गया था, 130 रैंक हो गया था इंडिया। और श्रीलंका का और बेटर पोजीशन हो गया, 76 रैंक पे आ गया। और पाकिस्तान वगैरह और नीचे चला गया, 148 पे बर्मा है, म्यांमार, पाकिस्तान 150 रैंक है, नेपाल 149 पे चला गया, बांग्लादेश 136 पे। यानी कि साउथ ईस्ट एशिया में डेवलपमेंट सही नहीं हुआ है, सब एस्पेक्ट में हम लोगों का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, रैंक नीचे चला गया, सिर्फ श्रीलंका बेटर होते गया। तो HDI का मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है। और 189 कंट्री का इस बार लिया गया 2017 में। इसके अलावा लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ का मतलब क्या होता है कि एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ ए पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ, मतलब कितना लंबा आयु होगा उस आदमी का, एवरेज क्या होगा, उस देश का एवरेज क्या होता है लाइफ। अब पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है डॉलर के हिसाब से लिया जाता है सभी देशों में, हर देश में डॉलर लिया जाता है ताकि सभी का इक्वली से नापा जा सके। तो डॉलर के टर्म में नापा जाता है। और ऐसे भी नापा जाता है कि एवरी डॉलर वुड बाय द सेम अमाउंट ऑफ गुड एंड सर्विस इन एनी कंट्री। तो ये तीन चीज़ है। ऐसे पर कैपिटा इनकम नॉर्मली डॉलर के हिसाब से जो भी इनकम आए, वो बाद में इकोनॉमिक्स का चीज़ है, इस पे ज़्यादा डिटेल में जाने पे वो 12th लेवल पे ये सब है। तो एक क्वेश्चन लिख लीजिए, आपने लिखा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय BMI, और उसके नेक्स्ट एक्सप्लेन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, एक्सप्लेन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, compare India and its neighbors in HDI ranking. Explain Human Development Report, compare India and its neighbors in HDI ranking. तो ये बात आप लोग एक्सप्लेन करना है, लिखना है। फिर हम लोग ये समझ गए कि हम लोगों के अभी डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है, बहुत सारे एस्पेक्ट में डेवलपमेंट की ज़रूरत है। पर कैपिटा इनकम भी और बढ़ाना है, इसके अलावा हेल्थ, एजुकेशन सब बढ़ाना है इंडिया में। हम लोग 130 रैंक पे है, 189 कंट्री में 130 है, जो कि इंडिया के लिए सही अच्छा नहीं है। हम लोग अब एक और चीज़ देखेंगे, लास्ट टॉपिक है इसका, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, ये एक नया कॉन्सेप्ट आया है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट इज़ ए न्यू कॉन्सेप्ट, जो कि इधर पिछले 20-30 साल से ये कॉन्सेप्ट आया। इसका मतलब हो गया कि आपकी डेवलपमेंट कितना सस्टेन करने वाली है।
आप डेवलपमेंट प्लान ऐसा होना चाहिए कि जनरेशन टू जनरेशन वो रिसोर्स को एंजॉय कर ले। ये नहीं कि करंट जनरेशन पूरा यूज़ करके ख़त्म कर दिया और अगले जनरेशन के पास रिसोर्स बचेगा ही नहीं, तो वैसा डेवलपमेंट सस्टेनेबल नहीं कहलाएगा जहाँ पे कि रिसोर्स को ख़त्म कर दे। रिसोर्स को इस तरह से यूज़ करे कि फ्यूचर जनरेशन्स को भी वो मिलते जाए और डेवलपमेंट प्रोसेस रुके नहीं। अगर डेवलपमेंट ऐसा होता है तो इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स दैट टाइप ऑफ डेवलपमेंट इन विच resources are being used very carefully, keeping in view of the future needs of the future generation, so that development should be continued for many years. हमेशा के लिए डेवलपमेंट होता जाए, इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। और ये कॉन्सेप्ट सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी में ये ज़्यादा मतलब कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि बहुत बार लोगों ने देखा कि बहुत सारा देश कुछ दिन तक तो बहुत डेवलप हो गया, लेकिन उसके बाद वो देश में रिसोर्स ही ख़त्म हो गया। इतना ज़्यादा उसने रिसोर्स को एक्सप्लॉइट कर दिया कि आगे उसके पास कुछ बचा ही नहीं। तो अपने रिसोर्सेज को बहुत केयरफुली यूज करना चाहिए। हम लोग के डेवलपमेंट में एक एस्पेक्ट ये भी होना चाहिए कि डेवलपमेंट तो हो लेकिन वो सस्टेनेबल हो। रिसोर्सेज को बहुत केयरफुली यूज करना है और लंबे समय तक वो यूज हो। जैसे इंडिया का ग्राउंड वाटर का पोजीशन है, इसमें दिया हुआ है कि 300 डिस्ट्रिक्ट का वाटर लेवल धीरे धीरे करके 4 मीटर नीचे चला गया। लास्ट 20 साल में 4 मीटर नीचे चला गया वाटर लेवल। इसका मतलब है कि पानी का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो अब इससे क्या समझ में आता है कि 1/3 ऑफ कंट्री जो है ओवर यूज़ कर रहा है ग्राउंड वाटर रिजर्व को, ज़रूरत से ज़्यादा यूज कर रहा है। तो हो सकता है कि आगे के जनरेशन को ग्राउंड वाटर नहीं मिल पाए, पानी ही नहीं मिलेगा, बहुत नीचे पानी चला जाएगा। और बहुत अभी के जनरेशन क्या है कि पानी को ओवर एक्सप्लॉइट कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर डेवलपमेंट करना हो तो ये सब ध्यान देना है कि फ्यूचर नीड को फुलफ़िल होना चाहिए। तो बहुत केयरफुली करना चाहिए, ओवर यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके लिए 3R भी बताया गया है, 3R। सो रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकलिंग, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो राइट द लास्ट क्वेश्चन हेयर अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट? व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट? व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये क्यों ज़रूरी है? तो ये ज़रूरी है जो हम लोग डिस्कस किए, क्योंकि फ्यूचर में अगर आपको डेवलपमेंट फ्यूचर तक होना चाहिए, उस कंट्री को लंबा समय तक डेवलपमेंट बना के रखना है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, वही प्लान बनना चाहिए। और जितने भी रिसोर्सेज जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं, जो मतलब एक बार ख़त्म हो जाएगा तो वापस फिर वो नहीं मिलेगा, जैसे मिनरल्स है, फॉसिल फ्यूल्स है, ये रिसोर्सेज जैसे पेट्रोलियम है, कोल है, बहुत केयरफुली यूज़ करना है, बहुत कम यूज़ करना है और ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल रिसोर्स को यूज़ करना है, ताकि वो फिर से रिन्यू हो जाएगा, वो घटेगा नहीं। और इसके अलावा एक्सप्लोर करना है बहुत सारे अल्टरनेटिव्स पे, नया नया जो जैसे सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी, ये सब ज़्यादा यूज़ करना है ताकि वो लंबा समय तक चले रहे और डेवलपमेंट कभी रिसोर्स ख़त्म नहीं हो। अब आप एक लास्ट एक एग्जांपल देख सकते हैं, एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, कितना तेज़ी से नेचुरल रिसोर्स ख़त्म हो रहा है। अगर हम लोग रोक नहीं लगाए तो धीरे धीरे आगे के जनरेशन को क्रूड ऑयल नहीं मिलेगा। जैसे 2017 में मिडिल ईस्ट में 808 बैरल 1000 मिलियन बैरल्स रिजर्व है, और 70 साल में नेक्स्ट 70 ईयर्स में मिडिल ईस्ट में पेट्रोलियम ख़त्म हो जाएगा, क्रूड ऑयल ख़त्म हो जाएगा। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में अभी 50,000 मिलियन बैरल है। अगर इस तरीक़ा से यूज़ होगा तो 10.5 ईयर्स में ख़त्म हो जाएगा। पूरे वर्ल्ड में 1697 मिलियन बैरल है क्रूड ऑयल का रिज़र्व, लेकिन अगर इस स्पीड से ख़त्म यूज़ होगा तो 50 ईयर्स में ऑयल रिज़र्व ख़त्म हो जाएगा।
तो फिर सारा जितना भी वर्ल्ड से डेवलप इंडस्ट्री है सब खत्म हो जाएगा। तो ये सबको देखते हुए बचा के चलना है, और सिर्फ बचाना ही नहीं है, नया नया अल्टरनेटिव को एक्सप्लोर भी करना है। तो इसी को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो आई हैव गिवन दिस क्वेश्चन ऑल्सो। सो स्टूडेंट्स, now the topic development came to an end, and I hope you understood the topic. I hope you understood what is development, which criteria should be considered to understand development, to know development, which criteria should be taken into consideration, and in formulating national development plan, which criterion should be considered by government, सरकार को किन किन बातों की ध्यान देनी होगी, और अगर विकास में अगर इन बातों का नहीं ध्यान दिया जाएगा तो डेवलपमेंट कभी नहीं होगा, और इसके बदले में वही हाल होगा जो पिछले 50 साल 100 साल में हुआ है कि क्राइम बढ़ेगा, नक्सलिज्म बढ़ेगा, जगह जगह एक दूसरे से लड़ाई होगा रिसोर्सेज के लिए, बहुत सारे चीज़ों के लिए। तो एक अच्छा डेवलपमेंट प्लान बहुत ज़रूरी है, और उसमें सिर्फ इनकम ना देखते हुए, इनकम तो रखना ही पड़ेगा लेकिन सिर्फ इनकम नहीं और एवरेज इनकम पर कैपिटा इनकम नहीं होते हुए, इसके अलावा एजुकेशन, हेल्थ, फ्रीडम, लिबर्टी, इक्वालिटी, राइट्स, सभी चीज़ों को शामिल करना पड़ेगा, तभी जा कर के एक कंप्लीट डेवलपमेंट कहलाएगा। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आई विल come with next video very soon.